नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास शो इलेक्शन कैफ़े। एनडीटीवी के इस इलेक्शन में कैफ़े में हम मौजूद हैं। यहाँ पे काफ़ी जनता है, तो अगर आपको आवाज़ आए तो समझ जाइएगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है कैफ़े में। मेरे साथ मौजूद हैं पुण्येंदु जी। पुण्येंदु जी, आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं? अश्विन, आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जो जन्मस्थली है झारखंड के खूंटी ज़िले में, वहाँ पर जा रहे हैं। तो इसको चूँकि बिरसा मुंडा एक आइकॉन है ट्राइबल्स के बीच में, भगवान मानते हैं लोगों ने, खासकर ट्राइबल्स कम्युनिटी। तो विश्लेषक इसको चुनावों से भी जोड़ कर देख रहे हैं। 5 राज्य के जो चुनाव हो रहे हैं उसकी बात भी हो रही है, और जो आने वाले लोकसभा चुनाव है 2024 में, उससे भी जोड़कर इसे देखा जाता है। आपको पता है कि हमारे देश में हर चीज़ चुनाव से जुड़ती है, और चूंकि हमारा इलेक्शन कैफे है तो हमने सोचा भाई हम भी इस पर चर्चा कर लें। और जोड़ा भी इसलिए जाए क्योंकि जिन 5 राज्यों में हो रहा है उसमें अगर आप बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो वहाँ पे काफ़ी डोमिनेटिंग पॉपुलेशन है आदिवासी की, और चुनावी फैक्टर है वो एक जीतने का, अगर एक बड़ा फैक्टर है। अगर आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में 31% जो आबादी है वो आदिवासी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 21% आबादी जो आदिवासी समुदाय से आती है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी मध्य प्रदेश में। अगर हाँ संख्या के आधार पे करें तो 2011 के जो सेंसस है तो उसमें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या थी। तो इसके अलावा अगर हम वैसे परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो मिजोरम में है, मिजोरम में जो 40 सीटें में 39 ट्राइबल्स के लिए रिजर्व है। 94% जो आबादी है वहाँ की आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन जो ट्राइबल वहाँ पे है मिजोरम नॉर्थ ईस्ट वाले, वो ट्राइबल और एमपी झारखंड के जो ट्राइबल है वो अलग है। मतलब आप उनको सेम नहीं मान सकते, वो ट्राइबल अलग हैं। छत्तीसगढ़ और जो इस वाले इलाके में जो हिंदी बेल्ट का कहा जाए इलाका, वो आदिवासी जो है भगवान बिरसा मुंडा को पूजते हैं। वहाँ के आदिवासी नहीं लगता मुझे भगवान बिरसा मुंडा को। वहाँ पे क्या है कि जो एक रूट तो है ना, आपका एक कनेक्ट है जो ठीक है। आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं आपका इशारा समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ मेजॉरिटी जो रिलीजन है मिजोरम में वो क्रिश्चियनिटी होने की वजह से वो क्रिश्चियंस हैं, आदिवासी, वो आदिवासी हैं, रूट्स हैं, तो एक कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, आपकी बात ये सही है कि जो इस पूरी यात्रा का जो मेजर इम्पैक्ट है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ज़्यादा पड़ने वाला है और राजस्थान में ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि कनेक्ट जो बिरसा मुंडा का कनेक्ट है वो, और खासकर झारखंड में भी जो अगले लोकसभा चुनाव है, और झारखंड में क्या है, लोकसभा चुनाव के बाद ही तुरंत विधानसभा चुनाव भी होते हैं। और फिलहाल बीजेपी वहाँ विपक्ष की भूमिका में अदा कर रही है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को फिर से पार्टी में वापस लेके आए हैं और बाबूलाल मरांडी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। बाबूलाल मरांडी खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो जो सारी एक जो वो है कवायद है आदिवासियों को एकजुट करके नैया पार लगाया जाए। वैसे बता दें कि हर चुनाव में जो भाजपा चुनाव लड़ती है उसका पैटर्न है। 14 का मुद्दा अलग था, 19 का मुद्दा अलग था। इस बार चुनाव जीतना है तो कुछ और मुद्दा ढूंढना पड़ेगा, इसलिए काट निकाली जा रही है ओबीसी की, जिस पर कल हमने बात की है, काफ़ी डिटेल में बात की थी, संकेत के साथ आप सुन सकते हैं। आज हम बात करें आदिवासी, क्योंकि आदिवासी और ओबीसी अगर जोड़ लिया जाए तो आदिवासी जनसंख्या देश की पॉपुलेशन की लगभग 9%, और ओबीसी तो भाई अब काउंटेड ही नहीं। मंडल कमीशन की माने तो उनके हिसाब से 52% है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो करीब 60% के ऊपर के आसपास है ये। तो एसटी और आदिवासी की तो इसीलिए आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री के भाषण में बार बार वो ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं और ट्राइबल आदिवासियों का मुद्दा, खासकर वो बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि कैसे जब पीएस संगमा लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा था अध्यक्ष का, तो उन्होंने सपोर्ट किया, एनडीए ने सपोर्ट किया। फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि देश की जो पहली महिला ट्राइबल जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको बीजेपी ने और एनडीए ने उनको बनाया हुआ है। तो प्रधानमंत्री अपने भाषणों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि, और जाहिर सी बात है राजनीति है और उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया था तो उसको भुनाना चाहते हैं। और उनको देखिए अश्विन, जब द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया राष्ट्रपति तो इसको इस बात से जोड़कर देखा गया कि ट्राइबल वोट्स में बीजेपी उनके नाम को भुनाएगी, और प्रधानमंत्री इसमें कुछ छुपाते भी नहीं, बार बार अपने भाषणों में नाम लेते हैं कि हाँ भाई हमने बनाया है। इसका मतलब है कि वो उम्मीद करते हैं कि जो बदले में वोट है उनको मिले। जैसे वो जिक्र करते हैं कि भाई उन्होंने इसके पहले जो राष्ट्रपति थे कोविंद साहब, वो दलित कम्युनिटी से थे। अभी आपने देखा पिछले सोमवार को जो हमारे फर्स्ट दलित सीआईसी हैं, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, जो राजस्थान से आते हैं, उसकी जाति को भी ले चर्चा हुई। तो फिर जो जैसे आप भी बातचीत में बोलते हैं कि भाई जाति ही पूछो, जो जाति है कि जाति नहीं,
तो वो है कहीं ना कहीं हमारे चुनाव में, और खासकर कांग्रेस का जो कास्ट सेंसस वाला कार्ड है, हाँ। उसके बाद से तो बीजेपी को बार बार ये बताना पड़ रहा है कि हमारे इतने ओबीसी मिनिस्टर, हमारे इतने ओबीसी एमएलए हैं, और हमने ये ट्राइबल पहला जो है वो राष्ट्रपति हमने बनाया है। देखिए मुझे ये लगता है कि जब आप संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करते हैं किसी भी का भी, तो उसको जाति के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। फिर सवाल ये है कि फिर विकास किसके लिए हो रहा है? अगर जाति के आधार पर ही वोट मांगना है तो विकास क्यों है? अब विकास पैमाना क्यों है चुनाव में फिर? नहीं अश्विन, देखिए दो चीज़ें हैं कि जो जातियां हैं, चूँकि हमारे समाज में जिस तरह का जाति विभाजन रहा है, आप पाएंगे कि संसाधनों में और खासकर जो अवसरों में कुछ जातियां पीछे छूट गई हैं। तो उन पीछे छूटी हुई जातियों को मुख्य धारा में ले आना, उनको विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, और संसाधनों में उनकी भागीदारी कैसे बढ़े, शिक्षा के अवसर में, रोजगार के अवसर में वो कैसे आगे आएँ, ये एक सामान्य जाति प्रक्रिया से अलग मामला है। इसीलिए आप देखें संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हुई है। हाँ। पहले ये आरक्षण जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए था, बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया और ये आरक्षण ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। तो ये मामला थोड़ा अलग हो जाता है। ये विशुद्ध जातिगत राजनीति से एक अलग हट के मामला। अगर आपको समाज में सभी वर्गों को समान अवसर देना है और उनको विकास की मुख्य धारा में आगे एक साथ कदम से कदम मिला के लाना है, तो इसको सामान्य जाति राजनीति से अलग करके देखा जाना चाहिए। वो चलिए बात करते हैं कि चुनाव में जो आउटरीच बीजेपी कर रही है एसटी को लेकर, वो लोग कैसे वोट करते हैं भाजपा को, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। अभी चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में। बात करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 2018 में आदिवासी समुदाय ने कांग्रेस को 41% वोट किया था, और विधानसभा चुनाव की बात आप, हाँ, पिछले चुनाव में 2018 में कांग्रेस को 41% आदिवासी ने वोट किया और भाजपा को 32%। वहीं उससे पहले जब 2013 का चुनाव था, वहाँ पर 43% ने कांग्रेस को वोट किया और 47% ने बीजेपी को। पिछली कहा जाता है कि पिछली बार जो कांग्रेस जीती थी, उसमें बड़ा योगदान आदिवासियों का था। उसी तरह के अगर आप 13 का चुनाव परिणाम देखें तो आदिवासी 5% बीजेपी में ज़्यादा है। अश्विन, ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं, ये CSDS के पोस्ट पोल के आधार पे, अगर इससे हम रिजल्ट के देखें कि 25% से ज़्यादा वाली जो सीटें हैं, वो मध्य प्रदेश में, जहाँ पर 25 जिन सीट्स में 25% से ज़्यादा ट्राइबल वोटर्स हैं, ऐसी 230 में 63 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। मतलब 1/4 से ज़्यादा सीटें। हाँ। एक बहुत बड़ा आंकड़ा सुना, आप ध्यान दीजिएगा। 230 में से 63 है। मतलब उन 63 में से पिछले चुनाव में 38 सीटें कांग्रेस ने जीती और ये 24 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि दोनों में ओवरऑल सीट्स में से 5 का अंतर था। कांग्रेस को 114 मिले और उनको 109। लेकिन यहाँ पर वो आंकड़ा बढ़ के 14 हो जाता है। वही देखिए साफ दिखाता है कि ट्राइबल कम्युनिटी में पिछले 2 चुनाव में, खासकर 2018 में, तो कांग्रेस को अच्छा समर्थन। मतलब देखिए, आप CSDS का भी आंकड़ा वही बताता है कि 41 और 32, कांग्रेस 41 और 32 का फर्क है। वही सीटों में भी चले जाएंगे तो आप 15-20 सीटों का डिफरेंस है। लेकिन 13 में देखिए बीजेपी को 39, मतलब 40, लगभग 40 सीटें मिली और भाजपा को सिर्फ 22 मिली। कांग्रेस को 22 मिली। इसका मतलब है कि अगर आदिवासी आपके साथ है मध्य प्रदेश में, तो आप जीत की कगार पर हैं। इससे ये लगता है कि आदिवासी सत्ता की चाबी है आपके लिए। अगर आदिवासियों का आपने समर्थन जीत लिया तो राज्य में सरकार बनना आपकी तय है। अब इसलिए भी देखिए मंडला से छत्तीसगढ़ के लिए आप सीधा नहीं, हाँ। मध्य प्रदेश की बात है। लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यात्रा शुरू करते तो मंडला गए। मंडला एक पूरा डोमिनेटिंग है, आदिवासी डोमिनेटिंग एरिया है। प्रधानमंत्री फिर शहडोल गए, और इसमें जो प्रियंका गांधी, वो भी शहडोल गई थी बाद में, क्योंकि महाकौशल एरिया में शहडोल एक आदिवासी का बेल्ट है। पिछली बार देखिए 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक बड़ी चुनावी रैली भी हुई थी। अम्बेडकर जी का जो इलाका महू, वहाँ पे भी जाया जाता है ताकि उनको आकर्षित किया जा सके। आप बात करते हैं छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा नहीं है। छत्तीसगढ़ में नहीं। आप मजेदार बात देखें अश्विन कि छत्तीसगढ़ में पिछले दोनों चुनाव में CSDS का जो आंकड़ा बता रहा है, दोनों ही चुनाव में आदिवासी जो मतदाताओं का समर्थन है वो कांग्रेस को मिला है। वो ट्रेडिशनल वोटर बैंक है, माना जा सकता है। वो माना जाता है कि जो आदिवासी समुदाय है वो ट्रेडिशनली कांग्रेस को सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है कि बीजेपी ने आदिवासी मतदाताओं में घुसपैठ करने की पुरजोर कोशिश, और उसको पता है ये चीज़, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता है कि ट्रेडिशनली ये कांग्रेस के सपोर्टर है। इसीलिए ट्राइबल वोट्स में आउटरीच को लेकर के किस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है। 2015 को उन्होंने 15 नवंबर को उन्होंने जो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है उसको जनजातीय गौरव दिवस मनाना शुरू किया। इसके अलावा जो इस बार विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी सरकार स्टार्ट करी है, वो उन्हीं के जन्मदिवस पे आरंभ कर रही है।
तो उनको पता है ये वोट कितने इंपॉर्टेंट है। ये यात्राएं भी शुरू करते हैं, आउटरीच भी करते हैं और बताते भी हैं बाकायदा कि हमने बनाया, मतलब राष्ट्रपति बनाया तो बनाया हमने, इसलिए हमें वोट दो। तो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं, लेकिन उसका धोल भी पीटते हैं। बिल्कुल, आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो ब्रांडिंग है कि वो अपोजिशन पे आरोप लगाता है कि वो ऑलवेज जो है वो इलेक्शन मोड में रहते हैं तो ये एक सच्चाई है और ठीक है। एक जो कुशल मजा हुआ नेता है उसको अगर वो भुनाता है तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि जब आप चुनाव जीतेंगे तभी तो आप सरकार में रहेंगे। लेकिन फिर प्रचार जीवी भी तो बोला जाएगा फिर। नहीं, वो विपक्ष आरोप लगाता रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि अगर हमें बने रहना है सरकार में तो फुल टाइम पॉलिटिशियन है ना, कि राहुल गांधी जैसे जिनको पे आरोप लगता रहता है कि वो पार्ट टाइम करते हैं। हाँ, लेकिन राहुल गांधी में बदलाव आया है, वो शायद वो जो आरोप लगने का एक इम्पैक्ट है। चलिए अब राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान में 18 और 13 की बात करें। 18 में आदिवासी समुदाय ने कांग्रेस को 41% वोट किया और बीजेपी को 40%, मतलब लगभग बराबर 1% का मामला था। और पिछले चुनाव में 13 में बात करें तो 13 में कांग्रेस को 38% वोट किया था और बीजेपी को 39%। लेकिन तो यही जब आप ये दिखाता है अश्विन कि किस तरह से मतलब कि नेक टू नेक फाइट है। हाँ। नेक टू नेक फाइट है। अगर आंकड़ों में बात करें कि जो 25% ऐसी सीटें जहाँ पे ट्राइबल वोट्स 25% या उससे अधिक हैं। हाँ। तो राजस्थान में 200 कुल सीटें हैं, 31 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर ट्राइबल वोट 25% या ज़्यादा है। हाँ। तो अब वहाँ पे 2018 के आंकड़ों में जबकि कांग्रेस की सरकार बनाई तो बीजेपी को मिली 11 सीटें और कांग्रेस को मिली 14, तो बहुत अंतर नहीं है। और वही आप वोटों में भी देख सकते हैं। लेकिन 13 में ऐसा आंकड़ा नहीं था। 13 में जब बीजेपी की सरकार बनी, अच्छी बहुमत से बनी, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ बनी। 100 मुझे याद पड़ता है कितनी 165 सीटें कितनी नहीं, लगभग 160। कांग्रेस को बहुत मतलब 20-22 सीटें आई थी, ज़्यादातर उन्होंने ही जीत ली थी। तो 23 सीटें बीजेपी ने जीती और कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। लेकिन अगर आप देखिए CSDS का आंकड़ा, CSDS ये दिखाता है कि भले ही एक तरफा जीत हुई लेकिन आदिवासियों ने कांग्रेस के साथ नहीं छोड़ा। यहाँ पे सवाल ये है कि जो दूसरी जातियां थी वो कहीं ना कहीं उनका जो बड़ा हिस्सा था वो OBC है, दलित कम्युनिटी है, उनमें सेध मारी बीजेपी को वोट उनमें ज़्यादा मिले। तो भले ही आदिवासी वोट्स में कांग्रेस को अच्छे मत मिले, लेकिन शायद दूसरी जातियों के समर्थन जुटाने में वो उस हद तक सफल नहीं रहे। कहा भी ये भी जाता है कि जब कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर आदिवासी, वैसे गुजरात में भी बात कही जाती थी, गुजरात में भी आदिवासी हमेशा कांग्रेस को वोट करते, लेकिन पिछला चुनाव जो था उसमें वो भ्रम टूट गया है। वो टूट गया, उसको लेकर के देखिए वो जो पूरा इलाका साउथ गुजरात के इलाके की आप बात कर रहे हैं, वो MP और राजस्थान के बॉर्डर से लगी हुई बहुत सारी सीटें हैं जो ट्राइबल बेल्ट हैं। कांग्रेस उनमें अच्छा करती थी पहले, लेकिन बीजेपी ने उसको लेकर के पिछले 5 साल से वो लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे हम उसमें डेंट करें। उसको लेकर के उन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया और आपने देखा कि भी ऐतिहासिक जीत बीजेपी को मिली 2022 के चुनाव में, प्रचंड जी इसको कहते हैं। जो उसमें एक फैक्टर ये था कि आम आदमी पार्टी की जो एंट्री थे वो आम आदमी पार्टी ने सीधा कांग्रेस के वोट में डेंट किया, तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट कांग्रेस को मिला। लेकिन कुल जो बात लबो-लिबाब यह है बातचीत का कि जो आदिवासी वोटर हैं वो जिसके हक में जाएंगे, 2019 जो अभी का चुनाव चल रहा, 23 का और 24 का चुनाव, बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। क्योंकि आदिवासी आप मानिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये कल लगभग 6 से 7 प्रदेश हैं जहाँ पर आदिवासी अच्छे संख्या में हैं और उनका डिसाइडिंग फैक्टर वो हो सकते हैं चुनाव में। जिस भी पार्टी की तरफ वोट करेंगे उस पार्टी की तरफ हो सकता है कि सीटें ज़्यादा मिले उसको और उसकी सरकार भी बन सकती है। इसलिए कांग्रेस भी अपने ट्रेडिशनल वोटर्स को बचाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में चाहे वो कोशिश हो, चाहे छत्तीसगढ़ में कोशिश हो, चाहे झारखंड में कोशिश हो, चाहे उड़ीसा में कोशिश हो। लेकिन कांग्रेस भाजपा को अगर ये सीट रिवाइवल करनी है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ अपोजिशन भी एक हो गया है। इंडिया अलायंस अगर एक हो गया है तो वेस्ट बंगाल उसके लिए खतरा है, महाराष्ट्र उसके लिए खतरा है, उत्तर प्रदेश खतरा है, बिहार खतरा है। इन जो खतरों वाली सीटें जहां उसको डेंट पड़ेगा, उन सीटों को निकालने के लिए वो ट्राइबल एरिया में जाएगी जहां वो अभी तैयारी कर रही है। और जो ट्राइबल से बची कुछ सीटें हैं जो बच जाएंगी वो OBC के जरिए निकाली जाएंगी, क्योंकि OBC तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर हर बड़ा चेहरा आजकल भाजपा में OBC से ही आता है। देखिए, और ये बीजेपी उसको बनाने में कोशिश भी नहीं करती। उनका कहना है कि भाई देश को जो पूर्ण बहुमत की सरकार वाला पहला OBC चीफ मिनिस्टर, हालांकि देश के पहले OBC चीफ मिनिस्टर देवगौड़ा हैं, प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा रहे हैं, लेकिन जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार है उसके जिसको बोलेंगे कि एक बहुत ही मजबूत नेता, तो वो एक चेहरा OBC है। पहली बार कोई इतना मजबूत नेता OBC का बना है, भाजपा ने दिया उसको, जो प्रचंड बहुमत के साथ आता है। दूसरी बात यह है कि
उनका कहना है कि हमने 27 ओबीसी मोदी मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री हैं, ओबीसी मंत्री हैं। इसके अलावा अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने आंकड़े गिनवाए थे कि वहाँ पर सांसदों के, एमएलए और एमएलसी के। इसके बारे में हमने काफ़ी विस्तार से बात की, तो उसमें ये भी बताया गया कि कैसे संगठन में भी भाजपा ने ओबीसी नेताओं को प्राथमिकता दी है, और ये आज से नहीं है, कई सालों से चला आ रहा है। हो सकता है मीडिया की नज़र नहीं पड़ी हो या मीडिया उसको देखना नहीं चाहता हो, लेकिन भाजपा जो साइलेंट किलर के तौर पर काम करती है वो आखिरी में पता चलता है। मतलब हवा में दिखता है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव भी, अगर आपको याद हो, उत्तर प्रदेश खासकर बहुत सारी गठबंधन बने थे, एसपी बीएसपी कांग्रेस मिल गई थी, लगा था कि लोग एक तरफा बीजेपी, लेकिन वो भाजपा ने अपना वो सीट निकाल लिया था। देखिए अश्विन, ऐसा है कि कैसे बीजेपी कैसे काम करती है। बीजेपी की रणनीति ये थी कि जो जैसे मतलब बेस वोट समाजवादी पार्टी का 2 बेस वोट है, MY फैक्टर जो है, जो वहाँ आरजेडी के लिए काम करता है, यूपी में वो समाजवादी पार्टी के लिए, मुस्लिम और यादव। तो हिंदुत्व की राजनीति से आप एक हिंदुत्व पोलराइजेशन होता है, दूसरा एक दूसरे किस्म का पोलराइजेशन ओबीसी के अंदर होता है, और ये बहुत छुपे तौर पे होता है। यादव वर्सेस नॉन यादव कर दिया जाता है कि भाई सारी मलाई तो यादव खा रहा है। इस तरह का एक कैंपेन, इनडायरेक्ट, बहुत खुला कैंपेन नहीं होता है, ये दबे छुपे कैंपेन काम करता है कि भाई सारी मलाई तो डोमिनेंट यादवों में डोमिनेंट आपने यादव, मतलब सॉरी ओबीसी में, यूपी की ओबीसी में आपने यादवों को एक डोमिनेंट कास्ट का दर्जा दे दिया, और जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको वो दे दिया। और बीजेपी ने क्या किया था 2000 पहले चुनाव में कि उन्होंने अति पिछड़ा राजनीति करने वाली कई पार्टियों को अपने साथ मिला लिया। जैसे जो राजभर पार्टी है, सुहेलदेव निषाद पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी। अब राजभर छिटक करके 2022 के विधानसभा चुनाव में चले गए थे समाजवादी पार्टी के साथ, जिसका नुकसान हुआ बीजेपी को। बीजेपी को नुकसान हुआ, राजभर को भी नुकसान हुआ। राजभर को तो फिर भी थोड़ा उतना नुकसान नहीं हुआ, उनको तो फिर भी कुछ सीटें आई, लेकिन बीजेपी ने वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैनेज की। उनको पता है कि भाई इनका अपना एक वोट बैंक है, और ये जो जातियाँ हैं ये थोड़े थोड़े वोट मिल करके कई, खासकर पूर्वांचल की सीटों में तो राजभर निषाद ये बहुत सारी सीटों पर असर डालते हैं। और जहाँ 1-1, 2-2 सीट है तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण, आप सोचिए कि जब 1991 में वहाँ पर कल्याण सिंह की सरकार थी, और 92 में जो है बाबरी ढांचे की बाबरी विध्वंस के बाद की घटना है, फिर वो केंद्र उनकी सरकार को बर्खास्त कर देती है। जब 93 में चुनाव हुआ तो क्या कोई कल्पना करता था कि भाई जिस तरह की राजनीति है वहाँ पर बीजेपी हार जाएगी चुनाव? लेकिन सपा बसपा तो एक नारा भी लगा था, आपको पता है कि भाई मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो एक नारा, पॉलिटिकल नारा था वो, कि भाई दोनों नेता मिल गए तो उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की कमर तोड़ दी। लेकिन वही लोगों को उम्मीद थी कि 19 में वही रिपीट होने वाला कि भाई अखिलेश और मायावती मिल गए हैं तो अब ओबीसी और दलित वोट मिल करके, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बीजेपी वैसा नहीं हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी को तो 5 ही सीट मिली, वो भी सिर्फ परिवार के लोगों ने जीती, आजम खान को छोड़ दें। बाकी जो 10 सीटें मायावती के बसपा के खाते में गई। तो नुकसान सपा को हुआ था, खैर उस सीट सपा को ज़्यादा नुकसान हुआ था। लोग ये कहते हैं कि भाई सपा के वोट तो बसपा में ट्रांसफर हुए, बसपा के वोट सपा में ट्रांसफर नहीं हुए। तो आज ये बात रही हम आदिवासियों की। आदिवासियों का फोकस इसलिए था क्योंकि इन दोनों, जैसा बताया कि 5 राज्यों में उनका काफ़ी इम्पैक्ट है, और लोकसभा में खासकर बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। आज की बातचीत बस इतना ही। आपको अभी से हैप्पी दिवाली इन एडवांस, और हैप्पी दिवाली अच्छे से मनाइए, सेफ दिवाली मनाइए, पटाखे मत फोड़िएगा। हाँ, थोड़ा ध्यान से, जहाँ पर बैन नहीं है जहाँ बैन नहीं वहाँ तो कर सकते हैं। बाकी प्रदूषण कम करिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं किसी और विषय के साथ, किसी और गेस्ट के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।